एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है और क्या पढ़ना है उसमें क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज QMS के बारे में, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इससे रिलेटेड मैं तीन वीडियो लगभग बनाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाना ही ठीक है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम लोग केवल QMS के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PDCA साइकिल और फिशबोन के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, आप लोग जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बात तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। जिन लोगों को आवश्यकता है वो लोग जुड़ सकते हैं चैनल से। तो जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक वो कैसे जुड़ेंगे। और मेरे पास से तो कुछ लगना भी नहीं है आपका, या आपको कुछ, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। केवल आप लोगों को शेयर करना है और लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और अब केवल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि QMS को, और जानते हैं QMS के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिटी की, कि क्वालिटी क्या होती है। तो क्वालिटी क्या है? किसी वस्तु की गुणवत्ता उसके सहज गुणों के समूह एवं आवश्यकताओं के समूह पर निर्भर करती है। इस परिभाषा के अनुसार गुणवत्ता एक संबंध परक संकल्पना है, यानी कि जो यूज करते हैं उनकी आवश्यकताओं के ऊपर और जो प्रोडक्ट है उसके जो गुण हैं उसके दोनों आपस में रिलेट होते हैं, रिलेशन रखते हैं, और उसी के को हम गुणवत्ता कहते हैं। ISO 9000 ने साबित किया कि गुणवत्ता को निर्बाध में स्थापित नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता हमेशा एक समूह से संबंधित होती है। इसी परिभाषा से को सेटिस्फाई किया है ISO 9000 ने, और ये बताया है कि गुणवत्ता को निर्बाध में स्थापित नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता हमेशा एक समूह से संबंधित ही होगी। अब जान लेते हैं उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट, जिसकी क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट किसी भी प्रक्रिया का अंतिम उत्पादन एक उत्पाद होता है। यह उत्पाद वास्तविक और अवास्तविक दोनों हो सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो किसी भी प्रोसेस का एक लास्ट जो प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो लास्ट में जो उत्पादन हुआ है, जो लास्ट स्टेज है उसकी, वो एक प्रोडक्ट ही कहलाता है। उसको ही हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग जानते हैं गुणवत्ता की बीमा के बारे में, कि जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसकी कुछ बीमाएं होती हैं और ये स्वतंत्र होती हैं एक दूसरे से, और इनकी संख्या 9 है। ये 9 होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं प्रदर्शन, यानी कि फर्स्ट है प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस। दूसरी है विशेषताएं। तीसरी है अनुरूपता। चौथी है विश्वसनीयता। और पांचवी है स्थिरता। और छठी है सेवा। और सातवीं है प्रतिक्रिया। और आठवीं है सौंदर्य शास्त्र, यानी कि उसकी बनावट कैसी है। और नवी है प्रतिष्ठा, यानी कि इसकी रेपुटेशन कैसी है। तो ये क्वालिटी की 9 बीमाएं हैं जिनसे क्वालिटी का निर्धारण होता है कि उसका प्रदर्शन कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी अनुरूपता क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, और उसकी स्थिरता क्या है, और उसकी सेवा क्या है, क्या वो क्या वर्क करती है, और उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो रिस्पॉन्स क्या है उसका, और उसकी बनावट, यानी सौंदर्य शास्त्र से मतलब है कि उसकी बनावट क्या है, उसके फिजिकल बनावट क्या है, या उसकी प्रतिष्ठा क्या है। ठीक है, ये 9 बीमाएं उसकी होती हैं, किसकी? गुणवत्ता की। और इससे एक नए क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक बीमा रख दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें से गुणवत्ता की बीमा कौन सी है। तो आप इनको रट लीजिएगा। इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, केवल रटने वाला है, और टॉपिक टू टॉपिक रटते रहिएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना है। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, इससे आएंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं QMS के बारे में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली बोलते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। QMS यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक संगठन के एक मुख्य व्यवसाय क्षेत्र में योजना और निष्पादन के
लिए आवश्यक नीतियों, प्रक्रियाओं का एक सेट है। यानी ऐसे क्षेत्र जो ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने की जो ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके संगठन की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, वही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है भाई, जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो उसका मार्केट में रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा और वो उसकी सेल भी ज़्यादा होगी, और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उसकी सेल नहीं होगी मार्केट में और वो ग्राहकों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ISO 9000 जो है वो QMS का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ISO 9001। इसके बाद QMS ये सुनिश्चित करता है कि संगठन, उत्पाद या सेवा सुसंगत है या नहीं। QMS के 4 मुख्य घटक होते हैं। QMS के 4 मुख्य घटक हैं, 4 मुख्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है गुणवत्ता नियोजन, दूसरा है गुणवत्ता आश्वासन, तीसरा है गुणवत्ता नियंत्रण और चौथा है गुणवत्ता में सुधार। ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 इसके मुख्य घटक हैं। और QMS न केवल उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता पर केंद्रित होता है, बल्कि इसे प्राप्त करने के जो साधन है उस पर भी ये केंद्रित होता है। ठीक है ना, जो जिससे प्राप्त किया जाता है उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से सॉरी जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से काम करता है, उसके के अंदर कितनी क्वालिटी है काम करने की अच्छी, और वो किस तरीके से उस वर्क को कितनी अच्छी तरीके से करता है, ये सब भी उस पर डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं QMS की जो कुछ शर्तें होती हैं उसके बारे में। इसके अंतर्गत व्यापार दिशा निर्देश, ग्राहक आवश्यकताएं और चुने हुए प्रबंधन प्रणाली मानक जो लाइसेंस होते हैं सहित इच्छुक पार्टी की आवश्यकताओं को पहचानकर यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। ठीक है, जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है वो तब दिया जाता है जब ये देख लिया जाता है कि जो इच्छुक व्यक्ति है, जो इच्छुक फर्म है, वो इंटरनेशनल व्यापार और दिशा निर्देश को सही तरीके से पालन कर रहा है, ग्राहक की आवश्यकताओं को सही तरीके से समझ रहा है या नहीं, और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं, ये भी एक शर्त है। कर्मचारियों को गुणवत्ता प्रणाली आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है, ये भी एक इसमें शर्त है। इसके बाद प्रक्रियाओं और उनकी बातचीत, इनपुट और आउटपुट का पूर्व निर्धारण किया गया है, ये भी इसमें है। इसके बाद QMS के प्रदर्शन को मापकर निगरानी और रिपोर्ट तैयार किया गया है, ये भी इसकी एक शर्त है। और QMS में अगर योजना बदलती है तो उन बदलावों के परिणाम स्वरूप जोखिम और अवसरों को हल करने के लिए तैयारी की गई है या नहीं, ये भी इसकी एक शर्त है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और QMS में लगातार सुधार किया जाना चाहिए, ये भी इसकी एक प्रमुख शर्त है। ये सारी इनकी शर्तें हैं। इन शर्तों से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो इनको इसी तरीके से आप लोग एज इट इज रट लीजिए, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ISO के बारे में, जिसके बारे में मेन बात करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको याद कर लें। और ये इसी तरीके से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन को दर्शाता है, और इसकी स्थापना जो है 23 फरवरी 1947 को जिनेवा में की गई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो जिनेवा में है, और इससे क्वेश्चन आता ही है और बनता भी है कि ISO का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? वो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। इसके बाद ISO एक स्वतंत्र संगठन है जो कंपनी या व्यवसायों द्वारा निर्माण किए जाने वाले उत्पादन और सेवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए एक संस्था के रूप में काम करती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रदान करती है। ISO प्रमाणीकरण अपने व्यापार विश्वसनीयता के साथ व्यापार में सुधार में मदद करता है, और ISO मानकीकृत करता है कि संस्था और उद्योग में शामिल व्यवसाय और संगठन को सूचना और प्रक्रियाओं का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड बनाता है, एक मानक बनाता है। इसके बाद इसकी कुछ श्रेणियां हैं ISO की, वो देख लेते हैं। ISO 9000 ने उत्पादों की 4 सामान्य श्रेणियां निर्धारित की हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले वो सबसे पहली है सेवाएं।
दूसरा है सॉफ्टवेयर, और तीसरा है हार्डवेयर, और चौथा है संसाधित सामग्रियां। ये 4 श्रेणियां हैं जिनमें ISO 9000 को अप्लाई किया जाता है। ये उनके उत्पादों की 4 सामान्य श्रेणियां हैं। इसके बाद ISO 9000 को वर्ष 1987 को अपनाया गया था, और मानकीकरण के लिए ISO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता मानकों पर एक सहमति स्थापित करना होता है। और आप एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से यहाँ बिल्कुल देख लीजिए कि इसको जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, 1987 को, ये ध्यान रखिएगा। और स्थापना कब हुई थी, 1947 को, 23 फरवरी 1947 को, और अपनाया कब गया, 1987 में। इसके बाद दिसंबर 2000 में ISO 9000 ने पहली बार 3 नए मानकों का सूत्रपात किया, मतलब 3 नए मानक इसमें जोड़े गए, ठीक है। उनके बारे में जानेंगे आगे। उससे पहले हम लोग जो है इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ISO 9000 की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ISO 9000 प्रमाणित लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पंजीकरण का निर्धारण ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं प्रतिस्पर्धा दबावों के द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है। गुणवत्ता प्रणाली का ध्येय आवश्यकताओं की अनुरूपता को निर्धारित करना होता है। पंजीकरण, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, पंजीकरण का निर्धारण ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं प्रतिस्पर्धा दबावों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो पंजीकरण है वो ग्राहकों को देखते हुए किया जाता है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को ये प्रोडक्ट कितनी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा कर रहा है, और इसके अपेक्षा मार्केट में और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इनसे बेहतर हैं, उस हिसाब से इसको प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद ये सत्यापित करती है कि फैक्ट्री, कार्यालय या प्रयोगशाला सभी पूर्व निर्धारित गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और ISO 9000 एक गुणवत्ता प्रणाली मानक है जिससे संसार में किसी भी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता निर्धारण में लागू किया जाता है। यानी कि ये कहीं भी लागू हो सकता है। अब जान लेते हैं उन 3 ISO 9000 के बारे में जो आए हैं, 2000 में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले है ISO 9000-2000। यह मानकों में प्रयुक्त शब्दावली एवं परिभाषाएं प्रदान करता है। जो स्टैंडर्ड में जो शब्द यूज होंगे, वर्ड यूज होंगे, और जो शब्दावली यूज होगी, और जो परिभाषाएं डेफिनेशन दे रखी हैं, उनके बारे में बताता है ISO 9000-2000, ठीक है। और ये मानकों की प्रणाली को समझने का प्रारंभिक स्तर है। इसमें डिफाइन है सारी चीजें कि किस किस तरीके से कौन कौन सा मानक किस किस के लिए बना हुआ है। दूसरा है ISO 9001-2000। यह वह मानक है जिसका प्रयोग फर्म के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण में किया जाता है, और इसका प्रयोग इस बात को सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं के मध्य अनुरूपता है, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसके बाद ISO 9004-2000 यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। इसका उद्देश्य केवल ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा ही करना नहीं है, बल्कि प्रदर्शन में सुधार लाना भी होता है। इसके बाद इन तीनों मानकों का प्रयोग सबसे व्यापक रूप से होता है एवं बहुत सी कंपनियां लागू करती हैं। और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी भी कंपनी को अपने गुणवत्ता प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत दस्तावेजों को प्रदान करना होता है। जो कंपनी आएगी वहां से चेक करेगी आपकी चीज़ों को, और उस फर्म को अगर वो इन सब का पालन करेगी तो उसको ISO से प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सर्टिफाई कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कुछ लोकप्रिय मानक हैं ISO के, उनके बारे में जानते हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और आपसे पूछा ही जाएगा ये किससे रिलेट करता है। तो कुछ मानक दे रखे हैं और उससे कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट हैं कि वो किस सब्जेक्ट के लिए मानक स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले है ISO 639 जो भाषा कूट के लिए दिया जाता है, ISO 3166 जो देश के कूट के लिए दिया जाता है, ISO 4217 जो मुद्रा कूट के लिए दिया जाता है, और ISO 9000 जो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ISO 9000, और ISO 14000 यानी कि जो पर्यावरणीय प्रबंधन है उसके बारे में दिया जाता है, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और छठा है ISO 22000 जो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए दिया जाता है, फूड मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। और ISO 26000 है जो सामाजिक दायित्वों के लिए दिया जाता है, सोशल के लिए। और ISO 31000 है जो जोखिम प्रबंधन के लिए दिया जाता है।
जो भी जोखिम होते हैं उनके प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जो कि एनडीआरएफ वगैरह टीमें हैं उनके लिए क्या दिया जाता है, ISO 31000। अगर आप इस टाइप की कोई कंपनी बनाते हैं तो आपको ISO 31000 के तहत आपको प्रमाणीकरण लेना होगा। इसके बाद ISO 15001 है, जो कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जैसे कि जो हमारे पावर प्लांट वगैरह है उसके लिए दिया जाता है कि उस पावर प्लांट में किस तरीके से ऊर्जा बन रही है, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हो रहा है। तो वहां पर कौन सा दिया जाता है ISO, वो दिया जाता है 15001, उसके तहत ही दिया जाता है। और ISO 27001 जो दिया जाता है वो सिक्योरिटी प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जैसे कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी जो कंपनियां होती हैं उनको भी कौन सा ISO लेना होता है, 27001 पर जो है लेना होता है उनको भी सर्टिफिकेट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ अपने जो इंडिया में चलता है BIS, ठीक है, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जिसको ISI मार्का देते हैं जो कंपनियां, जो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो ISI जो चिन्ह देती है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह ब्यूरो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रमाणन योजना पर कार्य करता है और इस योजना के अंतर्गत उत्पादनकर्ताओं को भारतीय मानकों के अनुरूप अपने उत्पाद का निर्माण करके ISI चिन्ह प्राप्त करने के लिए BSI में आवेदन करना होता है। और उत्पाद की विस्तृत जांच के पश्चात यदि वह मानकों पर खरा उतरता है तो उसे ISI प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए BIS के निरीक्षक कंपनी का निरीक्षण करते हैं। वो आते हैं और कंपनी में आके देखते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं और सब कुछ अगर ठीक मिलता है तो उनको वो ISI प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। वो क्या क्या चेक करते हैं, वो कच्चा माल भी चेक करते हैं कि किस क्वालिटी का कच्चा माल लगाया जा रहा है, और उत्पाद की जांच करते हैं कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसा है, और जो भी अन्य जरूरी टेस्ट होते हैं, जो उनकी मशीनरी होती है, मशीनरी को भी चेक करते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड की लगी हुई है। इसके बारे में और जान लेते हैं, और इसके बारे में हम जानते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के जो कार्य है, फंक्शन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आना है इन्हीं से रिलेटेड करके आना है, तो इन्हीं से जान लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के कुछ 7 प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सामान्य कार्य। इसमें मानकीकरण, चिन्हीकरण और गुणवत्ता प्रमाण की गतिविधियों का सुव्यवस्थित विकास किया जाता है। मानकों को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाती है तथा उन्हें औद्योगिक उत्पादन, निर्यातों की वृद्धि और विकास के साथ जोड़ा जाता है। ये इसके सामान्य कार्य है। दूसरा कार्य है इसका मानक निर्माण करना, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के लिए 31 मार्च 2008 तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित 18,424 मानकों का उपयोग हो रहा था, जबकि 2001 और 2 में 17,658 का ही हो रहा था। यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सों को शामिल करते हैं जो उद्योगों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है। भारतीय मानक ब्यूरो का एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आवश्यकता के आधार पर भारतीय मानकों का निर्माण करता है। जैसे हॉल मार्किंग वगैरह करना है, ये भी सब इन्हीं का कार्य है। जो आजकल चल रहा है कि अब ज्वेलर्स हॉलमार्क अपना लगाएंगे तभी बेच पाएंगे कोई भी ज्वेलरी, तो ये सब इसके तहत है, BIS के तहत है। तीसरा कार्य इनका देख लेते हैं। तीसरा कार्य क्या है इनका? तीसरा कार्य है इनका उत्पाद प्रमाणन योजना, यानी कि प्रोडक्ट वेरिफिकेशन स्कीम। भारतीय मानक ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है। यह मानक उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में मद्देनजर और व्यापक उपभोग के मामलों में सरकार द्वारा अनेक वैधानिक उपायों जैसे खाद्य मिलावट में निषेध अधिनियम, यानी कि जो खाद्य मिलावट होती है उसमें एक उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया जो कि बिल्कुल निषेध, जो मिलावट आप नहीं कर सकते। कोल माइंस रेगुलेशंस और भारतीय गैस सिलेंडर नियम और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया। इसके बाद हॉल मार्किंग, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। सोने के आभूषण पर हॉल मार्किंग एक बहुत लोकप्रिय योजना है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत ऐच्छिक आधार पर अप्रैल 2002 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य उपभोक्ता के हितों का संरक्षण और सोने की शुद्धता पर उपभोक्ता को तीसरे पक्ष की गारंटी प्रदान करना है। इसमें कितने % सोना है उस स्टैंडर्ड से हॉल मार्किंग होगी। अगर 70% है तो हॉल मार्किंग होगी उस तरीके की, और अगर 80% है तो वो भी उस पर हॉल मार्किंग होगी 80% की। तो इस तरीके से हॉल मार्किंग के लिए बोला गया है, जो कि ऐच्छिक तौर पे है, लेकिन अब ये इसको कंपलसरी करने जा रही है गवर्नमेंट
अभी हुआ नहीं है, लेकिन अब कंपलसरी करने जा रही है, शायद हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को अभी यही अपडेट है, तो अभी तक हम लोग इसी अपडेट के साथ रहेंगे। इसके बाद पांचवा है प्रबंधन तंत्र प्रमाणन, यानी कि वेरिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। प्रबंधन तंत्र प्रमाणन के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो अन्य महत्वपूर्ण तंत्र प्रमाणन की योजनाएं चलाता है। गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रमाणन योजना सितंबर 1919 में शुरू की गई थी। जो इसमें फैक्ट है वो आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो 6 है, अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाएं हैं, जो इंटरनेशनल प्रोसीजर है वो क्या है। वर्ष 1947 में अपनी स्थापना के बाद से ही ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन और अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सक्रिय सदस्य रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन और अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग में एक सदस्य निकास के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसी की स्थापना के साथ हमारा ब्यूरो अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ जुड़ गया था। ठीक है, और स्थापना उसी वर्ष, स्थापना किसकी हुई थी, 1947 में ही स्थापना हुई थी किसकी, ISO की। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या क्या है, ये भी इसमें देखा जाता है। देश में उपभोक्ताओं की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए भारत मानक ब्यूरो में उपभोक्ता संरक्षण और सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई, जो कि कंज्यूमर फॉर्म बोलते हैं हम लोग। यह विभाग उपभोक्ता मामलों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता एसोसिएशन के साथ बातचीत करता है और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। इसमें शिकायतों को ऑनलाइन भी दर्ज कराया जा सकता है और सभी दर्ज शिकायतों को नियमित रूप से निगरानी भी की जाती है। तो गाइस, उम्मीद है पसंद आया होगा आप लोगों को अभी तक। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत मानक ब्यूरो विधेयक 2005, जो कि लाया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एक्ट 2005। 3 दिसंबर 2015 को लोकसभा ने भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 को पारित कर दिया है। यह विधेयक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, यानी कि जो भारतीय विधेयक 1986 है उसकी जगह अब कौन सा आएगा, जो कि मानक ब्यूरो विधेयक 2015 है। इस विधेयक के माध्यम से BIS अधिनियम की सीमा में वृद्धि की जाएगी, जिससे कि केंद्र सरकार को कुछ निश्चित अधिसूचित सामान, सेवाओं और प्रक्रियाओं को मानक स्तर पर लाने की शक्ति प्राप्त हो जाए। यानी कि अब इसमें और अमेंडमेंट कर दिया गया है 2015 में, जिसके तहत ये हॉलमार्किंग वगैरह चीजें अब और बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, और भारत मानक ब्यूरो के जो मुख्य प्रावधान है उनको जान लेते हैं कि क्या क्या विधेयक के इसके मुख्य प्रावधान है, उनको जान लीजिए। इस विधेयक के माध्यम से समान सेवाएं एवं प्रणाली को BIS मानकीकरण में सम्मिलित किया गया है, जबकि BIS अधिनियम 1986 में वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं को शामिल किया गया था। तो इस विधेयक में कौन कौन सी सामान और सेवाएं भी शामिल हुई हैं। ठीक है, जबकि BIS अधिनियम 1986 में था केवल वस्तुएं और प्रक्रियाएं ही शामिल की गई थी, और इसमें सेवाएं भी शामिल की गई हैं। इसके बाद ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। इस विधेयक में प्रावधान है कि इनकी भी स्थापना की जाएगी, प्रयोगशालाएं बनेगी, जगह जगह टेस्टिंग होगी। इसके बाद कीमती धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम, पैलोडियम या उनके मिश्र धातुओं के प्रमाणन के लिए एक हॉलमार्क का प्रयोग किया जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं पीछे। जो कीमती धातु में भारतीय मानकानुसार अनुपात सामग्री इंगित करेगा कि जो भारत का जो मानक है कि इसमें 80% रहना चाहिए, इसमें 90% रहना चाहिए, तो उनको ये निर्धारित करेगा। ऐसी वस्तुएं प्रमाणित दुकानों में बेची जाएंगी, जो कि सर्टिफाइड दुकानें होंगी उनमें बेची जाएंगी। अब तो सभी ज्वेलर्स के लिए ऑर्डर करने वाली है गवर्नमेंट कि सभी जो भी सोना बिकेगा वो बिना हॉलमार्किंग के बिकेगा ही नहीं। इसके बाद इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार को उन निश्चित वस्तुओं के लेखन की अनुमति प्राप्त हो जाती है जिन्हें मानक चिन्ह के अंतर्गत लाना है। भारतीय मानक चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ब्यूरो के महानिदेशक के आदेश के खिलाफ अपील केंद्र सरकार में की जा सकती है। उपभोक्ता को ISI प्रमाणित वस्तुएं प्राप्त होंगी तथा उत्पादों के आयात पर रोक लगेगी। ज्ञातव्य है कि 17 जून 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति ने BIS विधेयक 2015 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जो इसकी जगह लेगा 1986 के विधेयक की
जगह लेगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पीडीसीए के साइकिल के बारे में जानेंगे, और हम लोग फिशबोन के बारे में भी जानेंगे। और एक ही बस गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।